ये है, and then you should try your level best so that you can publish your paper in that particular journal only. Then you will say कि you have published a paper, उसको हम publication कहेंगे my dear students. So remember, कहीं भी publish करना publication नहीं है. You must have your dreams, and if you put in your best efforts, I am very much sure your dreams will come true sooner or later. जब मैंने भी अपना PhD स्टार्ट किया था 2013 में, राइट, देन मुझे मुझे लगता था कि पब्लिकेशन आप कहीं भी कर लीजिए, बट रिमेंबर विद द पैसेज ऑफ टाइम, आफ्टर गेनिंग सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, आफ्टर गेटिंग एक्सपोजर फ्रॉम डिफरेंट रिसर्च एंड एकेडमिक इन्वायरमेंट्स, आई केम टू नो कि आज के टाइम में पब्लिकेशन वही है जो कि एक ऑथेंटिक जर्नल में, एक रिलायबल जर्नल में है, जिसपे आपको साइटेशन भी आए एंड सो ऑन. So considering the importance of publication, because all of you are PhD scholars, आपको sooner or later papers publish करने ही है, तो आज मेरा सेशन इसी के ऊपर है कि how a PhD scholar can start writing a good paper so that it can be communicated in a very good journal, in a very high impact factor journal. आज के सेशन में मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि कैसे हमने अपने पेपर्स को भेजा, चाहे वो रिजेक्ट हुए चाहे वो एक्सेप्ट हुए. बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, I will discuss today's session only based on my experiences only, right? So let us start my session. Let me share my screen with all of you. So the topic, as I told you, because I want आज के टाइम में जो हमारे यंग PhD स्कॉलर्स हैं, इनिशियली दे आर नॉट अवेयर कि वो कहाँ कहाँ पेपर पब्लिश कर सकते हैं. मैं भी अपने जब से मेरे लगभग इसमें नाउ 13 years फॉर मी, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड इवन आई हैव सीन दैट PhD स्कॉलर पब्लिश तो करना चाह रहे हैं लेकिन वो अवेयर नहीं है कि वो कहाँ पब्लिश करें. अगर आपने कोई जर्नल भी टारगेट कर लिया है तो उस जर्नल में क्या वो क्राइटेरिया है जिससे कि आपका जर्नल, आपका जो पेपर है उस जर्नल में रिजेक्ट ना हो, एटलीस्ट रिव्यू प्रोसेस तक जाए. तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे अ PhD स्कॉलर कैन communicate a paper in a very high impact factor journal. I have intentionally quoted a word sharing experiences. So आज के सेशन मेरे एक्सपीरियंसेस के ही बेस पे, तो आज के सेशन के ये कुछ कंटेंट्स हैं. इनिशियली आई वुड बी फोकसिंग ऑन की इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है, रिसर्च के चैलेंजेस क्या है, और रिसर्च की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, चाहे वो कोई भी एजेंसी है, वेदर इट इज UGC या DST या आपका ICSSR है, देयर आर नंबर ऑफ एजेंसी, तो उसमें आपकी रिसर्च की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है. एंड लास्ट में वी विल फोकस हाउ यू कैन स्टार्ट डूइंग योर ओन रिसर्च सो दैट यू कैन पब्लिश. अपना जो पेपर आपने बनाया है PhD के एरिया से, उसको आप कैसे पब्लिश कर सकते हैं इन अ वेरी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल. तो आज के टाइम में इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन एकेडमिक्स का तो ये रह गया है. अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स की, राइट, या बात करूं फैकल्टी की, अगर आपको मार्केट में, कंपिटिटिव मार्केट में सस्टेन करना है तो आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी. फॉर इंस्टांस आई से, अगर आज आप PhD कर रहे हैं, PhD आपको 4 साल में या 5 साल में कंप्लीट होके आप बाहर जाते हैं इंटरव्यूज के लिए, आई थिंक आपकी थीसिस की वैल्यू तो रहेगी, लेकिन जो चीज ज्यादा आपको पे करेगी वो आपकी पब्लिकेशंस पे करेंगी. सपोज यू आर अप्लाइंग इन NITs, IITs और IIMs या किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके थीसिस का तो टाइटल लिखा होगा, लेकिन अल्टीमेटली इन द इंटरव्यू दे आर डेफिनेटली गोइंग टू आस्क फॉर योर पब्लिकेशन एंड दैट पब्लिकेशंस टू इन हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल. मान लो आपका आज के टाइम में इतना कंपटीशन है, एक पोस्ट के लिए लगभग 20 से 30 एप्लीकेंट्स में केवल पहुंच जाते हैं, तो उस केस में जिसका पब्लिकेशन अच्छा होगा, अच्छे इंडेक्सिंग में होगा, राइट, उसको एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, राइट. तो चाहे वो फैकल्टी है चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर टू सस्टेन इन एकेडमिक्स फॉर द लॉन्गर टर्म, यू विल हैव टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू योर पब्लिकेशंस, राइट. एंड इवन आज के टाइम में जो यूनिवर्सिटीज का एक्रेडिटेशन सिस्टम है, चाहे वो NBA है चाहे वो हमारा NIRF है, उसमें भी वो रिसर्च की प्रोडक्टिविटी का जो फैक्टर है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. दैट इज व्हाई it is very important to conduct research in academics, whether it is a student or it is a faculty. Now, research challenges सबसे बड़े तो आज के टाइम में जो मैंने ऑब्जर्व कर रहा है, बट आई कुड एक्सपीरियंस कि हम लोग फोकस करते हैं क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते. आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स हु से कि सर आई हैव पब्लिश्ड 6 papers or 8 papers in an year.
No, it means you are quantity oriented. But remember, आप साल में एक पेपर पब्लिश करें या 2 साल में सिर्फ एक ही पेपर पब्लिश करें, बट दैट पेपर जो आपने पब्लिश किया है मस्ट हैव सम वैल्यू एसोसिएटेड विद इट, जो कि मार्केट में पढ़ा जाए, जिसको लोग साइट करें। वो तभी होगा जब आप अच्छे जर्नल में पब्लिश करेंगे। इफ यू आर एबल टू पब्लिश इन ए गुड जर्नल, गुड जर्नल की परिभाषा मैंने आपको कल भी बताई थी व्हाइल वी वर डिस्कसिंग ऑन सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, कि जो जर्नल जिसकी इंडेक्सिंग अच्छी है, साइटेशन साइट स्कोर अच्छा है, और प्लस वो उसका पब्लिशर बड़ा अच्छा है, तो रिमेंबर डोंट गो ऑन क्वांटिटी। अगर आप क्वांटिटी पे फोकस करेंगे तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे एकेडमिक्स में, राइट। एंड सेकंड चैलेंज जो आज के टाइम में हमारे स्टूडेंट्स के पास है वो है लैक ऑफ रिसर्च गोल्स। What I would observe that students have enrolled in their PhD, but they are not sure that why they are doing their PhD, right? So अगर आप सब PhD कर रहे हैं, I sincerely wish कि आपको सबको पता होना चाहिए कि आप PhD क्यों कर रहे हैं, and what after your PhD. Obviously, after your PhD, you have to come into academics for the teaching or research. तो आप सस्टेन तभी कर पाएंगे जब आप अच्छा पब्लिकेशन आपका होगा, राइट। एंड थर्ड एक चैलेंज जो आता है हमारे स्टूडेंट्स के सामने वो आता है एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर जब मैं बात कर रहा हूँ, मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज में हमारे डेटाबेसेस का एक्सेस नहीं होता, चाहे वो स्कोपस है या कोई और भी डेटाबेसेस है, तो ये भी एक वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस है। some university or some institutes may not be having that infrastructure that is required to publish a good quality papers, right? So these are some of the research challenges, and these are some of the parameters of NIRF rankings। अब सबने देखा होगा NIRF rankings में भी जो एक रिसर्च पैरामीटर है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, एक सब पैरामीटर है, इसका भी दिस इज प्योरली डिपेंडेंट अपॉन योर पब्लिकेशंस, राइट। पब्लिकेशन का स्कोर क्या है, कितनी आपने आईपीआर पे काम किए, चाहे वो पेटेंट है, कॉपीराइट है, लाइसेंसिंग है, एंड कितने अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए। तो अल्टीमेटली रिसर्च इज द नीड ऑफ द आवर। कंक्लूजन यही है कि आज के टाइम में रिसर्च रिसर्च तो करेंगे, लेकिन रिसर्च की जो आउटपुट है दैट इज अ पब्लिकेशन। क्या वो पब्लिकेशन एक अच्छे जर्नल में है कि नहीं, तो आज के टाइम में दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो नीड ऑफ द आवर क्या है, आई सेड क्वालिटी पब्लिकेशन, वेदर इट्स अ डॉक्टोरल स्कॉलर और इट इज ए फैकल्टी। डॉक्टरल स्कॉलर को अच्छा पब्लिकेशन लानी पड़ेगी, और फैकल्टी को भी अच्छी पब्लिकेशन लानी पड़ेगी, उसको सस्टेन करना है। एंड सेकंड जो आज के टाइम में नीड है दैट इज पब्लिकेशन विच आर इंडेक्स इन वेरी गुड डेटाबेसेस। जैसे मैंने आपसे कल भी बात किया था, वेदर इट इज एससीआई, इट इज एसएससीआई। एससीआई आपको पता है दिस इज साइंस साइटेशन इंडेक्स, and SSCI is Social Science Citation Index, and Scopus, and WS is Web of Sciences, and ABDC ये एक Australian Business Dean Council which is very important in business and management. Then CABS is again related to management, Chartered Association of Business Schools, right? आगे नीड है कि आपका साइटेशन स्कोर, आई हैव सीन व्हेन आई वाज अप्लाइंग टू सम ऑफ द यूनिवर्सिटीज, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अपना एच इंडेक्स बताइए और आपका I10 इंडेक्स क्या है। तो ये आपका एच इंडेक्स और I10 इंडेक्स जो कि गूगल स्कॉलर पे क्या है, ये तभी डेवलप होगा जब आप किसी अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन करेंगे। आपका पेपर बड़ा अच्छा है लेकिन आपने उसको पूरा जर्नल में पब्लिश कर दिया, दिस इज अ फेलियर, राइट। So remember, if you have prepared a very good paper, इसमें आपको confident है, if you are very much confident कि I have put in my honest effort to write this particular paper, तो आप उसको छोटे जर्नल में मत कम्युनिकेट कीजिए, एटलीस्ट टारगेट कीजिए एक बेटर जर्नल। इट मे टेक सम टाइम, इट मे गेट रिजेक्टेड इनिशियली, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, आपका जो टारगेट है वो ड्रीम है वो पूरा करना है, तो उसमें आपको हर्डल्स भी आएंगी, रिजेक्शंस भी आएंगी। रिमेंबर, रिजेक्शंस इज जस्ट rejections are just an objections, right? An objection doesn't mean failure. So you have to move forward and go on and on again। उनसे आप lessons लीजिए and move forward, लेकिन अपना पेपर को, एक अच्छे पेपर को एक पूरे जर्नल में कभी भी आप पब्लिश मत कीजिए, ये मीन्स आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। So moving on, coming over to now how to start doing research। तो आई एम वेरी मच श्योर जब आपने भी अपना पीएचडी स्टार्ट किया होगा, आप भी सोच रहे होंगे मैंने पीएचडी में एनरोल कर लिया, मुझे रिसर्च करनी है तो मैं करूंगा कैसे। सो दिस इज आई थिंक इट्स अ चैलेंज। इनिशियली हम पीएचडी में एनरोल तो हो जाते हैं लेकिन वी लैक क्लैरिटी कि मुझे
किस एरिया में काम करना है, या मुझे किस पर्टिकुलर एक निश सेगमेंट में काम करना है जहां काम नहीं हुआ हो, और जिसमें मैं काम करूंगा उसकी क्या इम्प्लीकेशन होने जा रही है। इम्प्लीकेशन मीन what how your society or how your stakeholders are going to get benefit out of your research that you are going to conduct during your PhD program. So remember these things are very very important. आज इसी के बारे में मैं अगले सेशन में बात करना चाह रहा हूँ। This is how I started my journey. I literally don't have any idea कि रिसर्च होती क्या है, but धीरे धीरे with the passage of the time when you start reading, so I think reading सबसे आज के टाइम में सबसे important चीज है। If you read more, you will get better ideas. After reading more, I think you can do comprehensive research. आपको पता चलेगा आपने कौन सी रिसर्च करनी है और कहाँ करनी है, कैसे पब्लिश करना है, किस जर्नल में करना है, किसमें नहीं करना है, so on. And then I remember that writing is an art. मुझे लगता है पेपर पब्लिश करने में मैं 2 दिन में पेपर लिख दूंगा या 3 दिन में पेपर लिख दूंगा, बट जब पेपर रिजेक्ट हुए, then you came to know कि majority of my papers were rejected only on the based of my writing skills. मुझे पता चला कि हमारे जो राइटिंग स्किल्स है वो इतने I say it's a below average. लिख तो हर कोई लेता है, but again if you are targeting a very good journal, तो आपकी एक राइटिंग में भी एक कला होना चाहिए, एक आर्ट होना चाहिए, हर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशनशिप होना चाहिए, एक लिंक होना चाहिए, इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी। तो अब आप पिक्चर देखने जाते हैं, पिक्चर हिट होती है फ्लॉप होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसकी स्टोरी। तो सेम इज द केस विद द रिसर्च पेपर। इफ योर पेपर लुक्स लाइक अ स्टोरी, आई थिंक यू कैन पब्लिश इन अ गुड जर्नल। मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है, हमें जो जर्नल के कमेंट्स आते हैं या रिव्यूअर के या एडिटर के कमेंट्स आते हैं, वो ये आते हैं कि योर पेपर की जो राइटिंग क्वालिटी है वो बड़ी पुअर है, बिलो एवरेज है। तो अभी ये कहा जाता है कि इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी, इट शुड लुक लाइक ए स्टोरी। हर एक लाइन का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशनशिप निकलना चाहिए, जिसे हम कहते हैं एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जुड़ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक, एंड दैट इज एन आर्ट। अब ये एक स्किल है, एक आर्ट है, ये आप तब सीखेंगे इफ यू स्टार्ट राइटिंग। सो आई बिलीव यू मस्ट हैव अ राइटिंग हैबिट। चाहे आप दिन का एक पैराग्राफ लिखें या 2 पैराग्राफ लिखें, चाहे एक पेज लिखे, बट स्टार्ट राइटिंग बाय योर ओन। आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, आई हैव सीन मैनी मैनी स्टूडेंट्स इवन इन पीजी आल्सो, इवन इन डॉक्टरेट डिग्री आल्सो, दे आर इंटरनेट पे सब कुछ है, दे आर कॉपिंग एंड पेस्टिंग, उसके लैंग्वेज को चेंज किया जा रहा है एंड सो ऑन। अल्टीमेटली इससे हो क्या रहा है, जो एक राइटिंग हैबिट है वो खत्म हो गई है, राइट। एंड आपका जो एक स्किल है, एक जो आर्ट आपको सीखनी है वो हम नहीं सीख पा रहे हैं, जो भी एक अच्छा जर्नल, एक हाई इम्पैक्ट जर्नल चाहता है। सो रिमेंबर, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी लगा कि इट इज अ वेरी टीडियस टास्क, whether I would be able to write a paper of around 8,000 to 9,000 words or not. So एक पैराग्राफ लिखने के लिए आपको लगता था कि नहीं, आई एम नो दैट्स, लेट्स कॉल इट फॉर द डे, इट्स डन, ठीक है, राइट। देन लगता है एक लाइन लिखने के बाद आपको लगता है कि लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3 आवर्स, सो इट्स अ वेरी कम्बरसम प्रोसेस। आप कोई भी अच्छा पेपर पढ़िए अपने एरिया से, चाहे आप साइंसिस में है, कोई बोटनी से रिलेटेड है, कोई कॉमर्स से रिलेटेड है, इफ यू स्टार्ट रीडिंग अ गुड क्वालिटी पेपर, यू विल कम टू नो उसमें जो लिखा है वो बड़ा ही प्यारा लिखा होता है, एक इट लुक्स लाइक अ स्टोरी, ठीक है। उससे आपका भी एक अटेंशन बनता है, चाहे वो एक रीडर है, चाहे वो एडिटर है, एक रिव्यूअर है, उसका एक इंटरेस्ट बनता है कि नहीं, दिस पेपर सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट रीड इट थोरली। अब पेपर इंटरेस्टिंग तभी होगा अगर आपकी राइटिंग पार्ट बड़ा ही अच्छा आपने लिखा हुआ है, राइट। और आज के टाइम में हम ये भी कर रहे हैं, हमारे लिए जो आज के टाइम में जो रिसर्च हो रही है वो है ओल्ड वाइन इन अ न्यू बोतल। जो पहले सब कुछ हो चुका है उसको हम बस एक नए कपड़े पहना देते हैं, ठीक है, उसका अच्छा सा एक मेकअप कर देते हैं, हम उसको जनरल में प्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेटली होता क्या है, वी फेस रिजेक्शन, बिकॉज उसमें हमें ये कंसेप्ट आता है, जो हमें एक रिव्यूअर का कमेंट आता है, वो ये आता है, दिस वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड बाय सो मेनी ऑथर्स, सो व्हाट इज न्यू अबाउट योर वर्क, राइट। सो what does it mean? So don't move with this particular concept of old wine in a new bottle. Rather, it should be other way around, right? The concept might be old, right? But it must look, very innovative idea and so on. So remember, these kind of things are very, very, very important. Rather, it should happen new wine in old bottle, right? This is fine. You can, a bottle might be your old, but your wine has to be very much new. Okay, so remember this thing. Now, why papers are rejected? आई थिंक आप में से कितने स्टूडेंट्स ने अपने पेपर्स को कम्युनिकेट किया है और आपके पेपर रिजेक्ट हुए हैं, अगर मुझे कोई बता पाए।
एनी वन ऑफ यू जिसका पेपर रिजेक्ट हुआ है? कैन यू प्लीज लेट मी नो अगर आपने कोई पेपर कम्युनिकेट किया है, आपका पेपर रिजेक्ट हुआ है आज तक? अगर यस है तो यस बता दीजिए, अगर नो है तो प्लीज से नो। या दिस हैपन मैनी मैनी टाइम। बिकॉज हम क्या करते हैं, हम पेपर लिख देते हैं फिर सोचते हैं इसको किसी भी जर्नल में भेज देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब भी आपने कोई पेपर लिखा है, जिस जर्नल में आप भेज रहे हैं, उसका देखिए उसके एरिया, एम्स एंड स्कोप में है कि नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो योर पेपर विल गेट, डेफिनेटली विल गेट रिजेक्टेड, बिकॉज वो जर्नल का एम स्कोप नहीं है। अगर मान लीजिए जर्नल का एम स्कोप सिर्फ प्लांट साइंसेज है और उसमें आप कुछ एग्रीकल्चर लेके आ रहे हैं, तो दैट पेपर विल डेफिनेटली बी डेस्क रिजेक्टेड इन वन और कपल ऑफ डेज। सो रिमेंबर, ये चीजें आप बड़ा ध्यान रखें। इवन अगर आपने कल आई थिंक समवन ऑफ यू हैड शेयर माय यूट्यूब चैनल, उसमें मेरा एक वीडियो है, व्हाई एडिटर्स रिजेक्ट द पेपर। तो आप वो वीडियो देखें, यू विल कम टू नो दैट उसमें मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि कैसे मेरे कितने पेपर रिजेक्ट हुए, पर धीरे धीरे वो एक्सेप्ट भी हुए। तो उस वीडियो को अगर आप देखें, यू विल कम टू नो कि विच आर द मेजर रीजंस बिहाइंड पेपर रिजेक्शन। मैं उसका भी आपको एक लिंक लिंक शेयर करता हूँ, आप प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। जस्ट होल्ड ऑन, just hold on, I am sharing the link of that particular paper with all of you. Mm, in the chat, I have shared the link of this particular video. I think you must see it. इसमें हमने यही बताया कि why papers get rejected। हम एज ए स्कॉलर कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देते हैं जो कि बड़ी सिली मिस्टेक्स होती है, जो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हम इस जर्नल में भेज देते हैं जो कि हमारे एरिया एम है स्कोप में नहीं आता, या कई बार हमारे रेफरेंसेस ठीक नहीं होते, हम ऑथर्स की जो गाइडलाइंस है वही नहीं पढ़ते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैव बीन वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन दिस यूट्यूब वीडियो। आप इसको जरूर देखिएगा और इस पे अपनी जो कोई भी फीडबैक है आप मुझे वो शेयर कर सकते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ओके। सो व्हाई पेपर्स आर रिजेक्टेड, these are some of the reason। टॉपिक, आपका टॉपिक ही ऐसा है जो कैची नहीं है। मैं आपको अब ये भी बताऊंगा कि कैसा आपका टॉपिक होना चाहिए, आपका टाइटल कैसा होना चाहिए। एंड देन अनदर रीजन इज, आपने कुछ ऐसे आपके एरिया में कुछ ऐसे काम हुए हैं जो कि कुछ ऐसी स्टडीज है जिसको हर कोई रेफर करता है, रिकमेंड करता है, लेकिन आपने उस स्टडीज को कोट ही नहीं करा अपने स्टडी में। दैट बिकम अनदर रीजन फॉर योर पेपर रिजेक्शन। कुछ है, एक रीजन आता है थ्योरेटिकल अंडरपाइनिंग। आज के टाइम में जो एडिटर है या रिव्यू है, वो ही और शी इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि आपकी जो थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन है वो क्या है। आपने रिसर्च पेपर तो लिख दिया, लेकिन उसकी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है, कि आपने थ्योरी में कुछ वैल्यू एडिशन करा है कि नहीं करा है, वेदर यू हैव एक्सटेंडेड योर थ्योरी और नॉट, वेदर यू आर वैलिडेटिंग द थ्योरी। सो आपके रिसर्च पेपर में एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड का कंसेप्ट आया, आप थीसिस में लिखेंगे। आप अपने पेज पे जब थीसिस लिखेंगे उसमें आपको एक सेक्शन बनाना पड़ेगा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के बेस पे आपका एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसे हम प्रपोज फ्रेमवर्क कहते हैं, वो भी निकल के आएगा। सो यार दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये चीजें आपके एक पेपर में नहीं है, then definitely your paper will get rejected। And another reason for the paper rejection is your methodology। आपने कोई मेथोडोलॉजी ऐसे लगा दी है जो कि नहीं लगनी चाहिए थी, राइट। आपने कोई नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगा दिया है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग आज के टाइम में लोग लगाते नहीं है। अगर आपने लगाया है तो पेपर उसको कोई जनरल एक्सेप्ट नहीं करता है। सपोज आपने कह दिया कि माय माय सैंपलिंग इज कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग इज नॉट नो दैट मच से वैल्यूड सैंपलिंग इन द एकेडमिक लिटरेचर। सो ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी है, राइट। एंड योर डिस्कशन एंड इम्प्लीकेशंस आपने अच्छे की लिखी। और मेजर रीजन है प्लेजरिज्म। Once we have drafted the paper, I think we must see what is the plagiarism level। You must go for Turnitin level। आपके टाइम में जितने भी बड़े इंटरनेशनल जर्नल्स हैं, दे एक्सेप्ट द रिपोर्ट ऑफ Turnitin ओनली। तो आप एक बार अपने Turnitin पे जाके एक फ्लैग चेक जरूर कीजिए, एंड देन सी व्हाट इज द रिपोर्ट ऑफ प्लेजरिज्म चेक। at a at an average, majority of the journals look for plagiarism of less than 10%। so please make sure आपका जो डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें plagiarism लेस देन 10% है। अगर 10% से ज्यादा है तो आप प्लीज पेपर को रिफाइन कीजिए। ऐसा नहीं है पेपर ड्राफ्ट किया और भेज दिया किसी अच्छे जर्नल में। हाँ, कुछ जर्नल ऐसे भी हैं कोई प्लेजरिज्म चेक भी नहीं करते, आपका पेपर पब्लिश भी कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट हमारा जो आपका सजेशन है, दैट इज अ पब्लिकेशन इन अ हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल। सो इफ यू आर
communicating your paper in high impact factor journal, then please make sure have a flag check आप जरूर करें। तो ये कॉमन रीजन है हमारे पेपर रिजेक्शन के, जो मैंने आपको बताया, आप वीडियो में देखेंगे, आप यू विल हैव अ बेटर आइडिया। मैंने हर चीज को बताया कि ये मेजर रीजन है पेपर रिजेक्शन के, जो कि हम एक एज ए स्कॉलर, एज ए यंग स्कॉलर, हमें नहीं पता होता, हम कम्युनिकेट तो कर देते हैं, तो होता क्या, अच्छा पेपर आपका रिजेक्ट हो जाता है। सो रिमेंबर दिस काइंड ऑफ थिंग। नाउ मूविंग फर्दर, दैट जैसे हमने बात करी थी, टॉपिक की बात कर रहे थे हम कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉपिक। अब टॉपिक पे ही आते हैं कि हाउ टू सिलेक्ट अ रिसर्च टाइटल। अब सिंस ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर पीएचडी, अब you must be either you must be you are doing your coursework, तो इस स्टेज पे आई थिंक योर टाइटल्स माइट नॉट बी क्लियर कि मुझे किस एरिया में काम करना है, मेरा जो एक रिसर्च का टाइटल होगा, टॉपिक होगा, वो क्या रहेगा। आई थिंक जैसे मैंने अगले स्लाइड में भी कहा है कि पिकिंग योर टॉपिक इज अ रिसर्च इटसेल्फ। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका टॉपिक एक अच्छा से वेल डिफाइंड हो गया, चाहे वो थीसिस का है, चाहे वो एक अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर का है, देन यू से योर जॉब इज हाफ डन। मतलब आपके टॉपिक में विल गिव यू बेटर क्लैरिटी कि आपको करना क्या है, राइट। एक टॉपिक आपका ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी देखे उससे क्लियर हो जाए कि नहीं, ये स्टूडेंट ये काम करना चाह रहा है, इन वेरिएबल्स के ऊपर काम करना चाह रहा है, और इस तरीके से काम करना चाह रहा है, इस इंडस्ट्री में काम करने जा रहा है। तो योर टॉपिक शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जिससे कि बंदे को आगे पढ़ना ना पड़े, उससे इट शुड हैव अ क्लैरिटी। दैट इज व्हाई आई हैव मेंशनड कि पिकिंग a topic or a title for your research paper or your thesis is itself a research. So it is a task that lies ahead of all of you, that how to select a topic. अब आगे बात करते हैं कि टॉपिक के अंदर होना क्या चाहिए। एज ए टोल्ड यू, आपका टॉपिक एक कैची होना चाहिए, इट मस्ट गेट द अटेंशन ऑफ द रीडर। अब रीडर यहाँ पे कौन है? अगर मैं जनरल पब्लिकेशंस की बात करूं तो आपका जो पहला रीडर है, पेपर अभी आपका पब्लिश नहीं हुआ है, तो आपका जो पहला रीडर है वो है एडिटर, एसोसिएट एडिटर एंड रिव्यूअर्स। अगर एडिटर को लगता है देन ही और शी विल सेंड इट टू द एसोसिएट एडिटर, एसोसिएट एडिटर को लगता है देन ही और शी विल सेंड इट टू द रिव्यूअर्स। तो आपके जो पहले रिव्यूअर है आपके पेपर का, वो एनोनिमस रिव्यूअर, आपको नहीं पता वो कौन पढ़ने जा रहा है। दैट इज व्हाई योर टॉपिक मस्ट बी वेरी मच कैची, इट मस्ट गेन अटेंशन ऑफ द रीडर्स एट द वेरी फर्स्ट इंप्रेशन कि दिस इज अ न्यू टॉपिक, इट्स अ कैची टॉपिक। अगर इट हैज टू बी स्पेसिफिक, अब ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक को अपना बड़ा, बहुत ही बड़ा लिख दें। it should I believe it should not be more than 12 to 14 words, राइट। इस चीज का आप ध्यान रखें। एंड आपका टॉपिक इस तरीके से होना चाहिए कि आपके जो पूरे पेपर की वो समरी दिख जाए। योर टॉपिक मस्ट बी प्रेजेंटेड इन अ मैनर कि इट शुड लुक लाइक कि आपका जो पूरी रिसर्च है आपके टॉपिक के आगे पीछे बिल्कुल उसी के पीछे घूम रही है। सो इट मस्ट बी वेरी मच क्लियर दैट your topic must present us, must summarize your entire content of your research paper, right? And at the same time ऐसा भी नहीं कि हमने गूगल स्कॉलर किया, वहां पे किसी का टॉपिक उठाया और वही कॉपी पेस्ट कर दिया। नो, अगर वही टॉपिक रह गया देन नोवेलिटी का जो कंसेप्ट है, वो एक यूनिकनेस का कंसेप्ट है, इम्प्लीकेशन का कंसेप्ट है, दैट दैट गेट्स नो वैल्यू नाउ। So remember, your topic has to be a unique one. It should look different to the existing literature. And then I have specifically mentioned here to take into account the editor's perspective, राइट। अब एक एडिटर का पर्सपेक्टिव क्या रहता है, आप ये मत सोचिए अभी आपका जो एक पेपर तैयार आपने करा है, इफ यू आर टारगेटिंग इट टू गेट पब्लिश इन अ गुड जर्नल, आपकी सोच ऑब्वियसली एज ए ऑथर तो होनी ही चाहिए बिकॉज यू आर राइटिंग अ पेपर। बट जब आपका पेपर कम्युनिकेशन की स्टेज आती है, तब आपका जो पर्सपेक्टिव, एक एडिटोरियल पर्सपेक्टिव भी आपके दिमाग में रहना चाहिए कि क्या मेरे एडिटर को ये पेपर पसंद आएगा। अब एडिटर क्या चाहता है, उसकी बात का तो एडिटर चाहता है कि पहले तो पेपर आपके एम और स्कोप में हो,
आपका जो एक टाइटल है दैट शुड बी कैची, आपका राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए, और क्या जिस जर्नल में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस जर्नल से रिलेटेड हमारे पेपर ऑलरेडी आपने आपने अपने रिसर्च पेपर में साइट करे हैं कि नहीं करे। इससे पता चलता है कि आपने उस जर्नल से रिलेटेड पेपर्स भी पढ़े हैं, दैट इज व्हाई यू आर कम्युनिकेटिंग इनटू दैट जर्नल। दैट इज व्हाई एडिटोरियल पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपने एक ऑथर पर्सपेक्टिव से नहीं चलना है, अदर योर पर्सपेक्टिव शुड हैव 360 डिग्री, right? Editor perspective, associate editor perspective, reviewers perspective, and so on. So and your title should have a global perspective also. कई बार हमने देखा है कि we write the word India, मान लीजिए you have selected and say any Indian industry, then we used to write India word in title, though it is debatable, इस पर debate हो सकती है कि मैं लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, but my experience is if you are publishing, if you are communicating your paper in an international journal, then the words which makes any country say India, China, US, UK, whatever it is, they should be avoided, right? ये चीज आप अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिख सकते हैं, but टॉपिक में you should avoid it, right? So these are some of the characteristics or traits of a good topic, and some tips for selecting the topic. Obviously, topic शुरू कहाँ से होता है? टॉपिक से पहले you must have an idea. अल्टीमेटली स्टार्ट फ्रॉम एन आइडिया, टॉपिक तो बाद में आएगा, पहले आपके दिमाग में आइडिया आएगा कि मुझे इस एरिया में काम करना है, क्योंकि इस एरिया में लिटरेचर कहता है कि रिसर्च गैप्स हैं, तो मुझे इस एरिया में काम करना है। एंड देन दैट्स व्हाई वी हैव मेंशनड यू मस्ट हैव सम काइंड ऑफ एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू, राइट? एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, but I believe it is one of the most important part of the research. Until and unless you don't have any idea what do you want to do, I think आपका जो टॉपिक बनेगा वो बड़ा ही एक अनक्लियर सा टॉपिक बनेगा, और जब आपका टॉपिक टाइटल आपका बड़ा ही एक अनक्लियर होगा, यू विल डेफिनेटली फेस डेस्क रिजेक्शन। ठीक है, तो हमें वो चीज को अवॉइड करना है। सो ऑलवेज हैव ए लुक एट योर टॉपिक और टाइटल की वजह आपने कैसा लिखा है वो, ठीक है। एंड अनदर टिप है कि पहले आप अपने ब्रॉडर एरिया ऑफ रिसर्च आइडेंटिफाई की, जैसे हमने कल सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू किया था, उसमें मैंने आपको बताया था इट्स अ ब्रॉडर टू नैरो अप्रोच, कि हम पहले टू एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास बहुत ही ज्यादा रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं, बट वंस वी स्टार्ट रीडिंग इट हम नीचे आते हैं और फिर ब्रॉडर टू नैरो अप्रोच में जब नैरो अप्रोच आए तो हमें क्लियर हो जाता है कि दिस इज व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू इन माय पीएचडी और इनटू माय research paper and so on. So you have to read the literature, read as much as you can. रीडिंग को कभी आप अवॉइड मत कीजिए। अब के आई हैव सीन सम ऑफ द स्टूडेंट जो कहते हैं कि सर मेरी जो पीएचडी में कर रहा हूँ मैंने सिर्फ 30 पेपर्स पढ़े हैं। नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू गो, बिकॉज अगर 30 पेपर के बेस पे आप अगर कहीं पेपर को अपने रिसर्च पेपर को लिख रहे हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आई कैन शो यू सम ऑफ द पेपर, सम ऑफ माय पेपर, जिसमें कि देयर आर अराउंड 174 रेफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन? इससे ये शो होता है कि यू हैव गुड कमांड ओवर द लिटरेचर। सो लिटरेचर आपने एक रीडिंग हैबिट को कभी खत्म नहीं करना है। एंड देन आप देखिए कि प्लानिंग स्टडी की क्या क्या लिमिटेशन, आपका टॉपिक तभी बनेगा जब आप प्लानिंग स्टडीज की लिमिटेशंस पता होगी कि प्लानिंग स्टडी में ये चीजें नहीं हुई है। आइडेंटिफाई सम ऑफ द की डायमेंशंस और वेरिएबल्स दैट कैन बी स्टडीड। अब ये डायमेंशंस और वेरिएबल्स भी कहाँ आएंगे? लिटरेचर से आएंगे। एंड देन सी आप then again start researching, write and rewrite as much time as you can, and then see कि क्या अब आपका जो टाइटल है क्या वो आपके पूरे पेपर की समरी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर आपको लगता है कि नाउ इट सीम्स फाइन, ओनली देन कम्युनिकेट द पेपर, बिकॉज टाइटल आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एडिटर देखेगा टाइटल, आपको स्टडी का टाइटल क्या है, टाइटल अच्छा हुआ देन ही विल मूव फॉरवर्ड, अदरवाइज पेपर विल बी रिजेक्टेड। अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। जैसे हम आज का तुम्हारा टॉपिक है वो ये कि हाँ कैसे आप एक क्वालिटी जर्नल में या कैसे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करना है। सो रिमेंबर how many papers you read are from reputed publishers and reputed databases. Again this is very important, right? अगर आपके लिटरेचर में ही कुछ ऐसे पेपर्स हैं which have no value, जो कि एक अच्छे पब्लिशर से नहीं है, अच्छी इंडेक्सेस में नहीं है, उसकी साइटेशन अच्छी नहीं है, then I think you are diverted from your track, right? So remember, आप दिन के 2 पेपर्स पे डाउनलोड करें, उनको पढ़ें, but that must be from a reputed publisher and from reputed databases. Now
जब मैं बात करता हूँ रेपुटेड पब्लिशर, आई थिंक आप सबको ये पता है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम्स में है, दीज आर सम ऑफ द रेपुटेड पब्लिशर सच एज एमरल्ड है, सेज है, योर टिलन फ्रांसिस है, पेलग्रिम मैकमिलन है, स्प्रिंगर है, वाइलेस, सेज, इंडरसाइंड, एंड देयर आर सम अदर पब्लिशर्स आल्सो। मतलब पब्लिशर का मतलब ये है कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है, इनकी जो रिलायबिलिटी है वो डाउटफुल नहीं है। मतलब इनकी जो ये पेपर पब्लिश कर रहे हैं दैट इज पीयर रिव्यूड और उसमें अच्छा काम होगा, राइट। सो रिमेंबर ये चीज आपने याद रखनी, अगर आप ही पेपर्स पढ़ रहे हैं बिकॉज अभी आप इनिशियल स्टेजेस में हैं, ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर कोर्स वर्क, इफ यू आर रीडिंग योर पेपर, अपनी एक लाइब्रेरी को चेक कीजिए और देखिए क्या जो आपकी लाइब्रेरी है वो एक अच्छे पब्लिशर्स की पेपर आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है then I would say please do not read that paper, right? Because the credibility of that paper is doubtful, right? And then databases, as I told you, these are good databases। आप देखिए पेपर इन इंडेक्सेस में, इंडियन डेटाबेसेस में है कि नहीं है। अगर है तो रियली वेल, इट मीन आपकी लाइब्रेरी एक रिलायबल लाइब्रेरी है आपकी। मेरे पीएचडी स्टूडेंट्स जब मेरे पास आते हैं, मैं सबसे पहले उनका यही चेक करता हूँ, मुझे आप अपने पेपर्स दिखाइए, आपके पेपर है कौन कौन से जर्नल के हैं, राइट, और उनके ऑथर्स कौन है, उनके पब्लिशर कौन है। ओनली देन आई से हाँ इस पेपर को आप पढ़िए। अगर मुझे लगता है कि नहीं, राइट, देन मैं उनको बोलूँ पेपर आप यहाँ से निकालिए, इस पेपर को मत पढ़िए। सो रिमेंबर योर लाइब्रेरी, ये आपका जो एक बिब्लियोग्राफी है that must be from reported publishers and from reported databases। आपको एक छोटा सा मैं असाइनमेंट देता हूँ, आपने पेपर कुछ डाउनलोड करे हैं, आप देखिएगा क्या वो इन रिपोर्टेड पब्लिशर और इस रिपोर्टेड डेटाबेसेस में है कि नहीं, क्योंकि ये सब इनपुट है। हमने कहते हैं ना पहले आता है इनपुट, देन प्रोसेसिंग, देन आउटपुट। आपकी जो इनपुट से ही आउटपुट आएगी। अगर आपकी इनपुट ही पुअर है, अगर आपकी इनपुट ही बिलो एवरेज है, तो जो आपका आउटपुट है वो भी आपका एक पुअर ही होगा। दैट इज व्हाई से इनपुट आप अच्छा रखें तो आउटपुट भी अच्छा आएगा। अगर आपके रिसर्च पेपर्स में जो आपने पेपर साइट कर रहे हैं, लिटरेचर साइट कर रहा है, या जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, अगर वो एक अच्छा पेपर है, एक अच्छा जर्नल आर्टिकल है, अच्छा पब्लिशर है, अच्छा इंडेक्सिंग है, तो उसका जो फाइनल आउटकम आएगी दैट इज पब्लिकेशन, वो भी अच्छा ही होगा। सो रिमेंबर दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर, मुझे लगता है कि आप सबको पता होना चाहिए। For example, this is one small exercise. Out of these two titles of the papers, which title would you recommend? Now, I leave the house open for all the participants. आपको क्या लगता है, यहाँ आपके सामने दो टाइटल्स दिए गए हैं, इन दोनों टाइटल्स में आपको क्या लगता है कि विच टाइटल सीम्स मोर अप्रोप्रिएट? यस, एनी आंसर फ्रॉम योर एंड? ये दो टाइटल्स हैं। टाइटल फर्स्ट है एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस color a systematic literature review, and second title is 3 decades of export competitiveness literature systematic review synthesis and future research agenda। मैं कल आपको ये पेपर भी दिखाया था। इनिशियली मेरा जो टाइटल था वो फर्स्ट था, लेकिन रिजेक्शंस के बाद, रिफाइनमेंट के बाद, रिविजन्स के बाद जो फाइनल टाइटल बना वो ये था 3 decades, मतलब टाइटल नंबर सेकंड है। दैट इज व्हाई से टाइटल नंबर सेकंड इज अ बेटर वन। अब ये बेटर बेटर क्यों है? बिकॉज इसमें आपको पता चल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं। हम पिछले 30 साल की स्टडी को कर रहे हैं रिव्यू, सिस्टमैटिक रिव्यू कर रहे हैं और सिंथेसिस भी कर रहे हैं। वी आर प्रपोजिंग फ्यूचर रिसर्च एजेंडा। एज आई टोल्ड यू, योर टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द समरी ऑफ योर एंटायर पेपर। अब इस टाइटल नंबर सेकंड से पूरे पेपर का समरी आ रहा है, जो एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव इसमें हमें दिखाई दे रहा है। दैट इज व्हाई second title is really a better title and it's highly recommended in the existing literature। ठीक है, this is live example। as I told you, we finally selected the title number second। and then how to start downloading the literature? Obviously download and read papers to citations, journal and index, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। आगे एग्जांपल दे सकता हूँ, ये सब आपको साइट्स पता होगा, गूगल स्कॉलर, सिमाडो, स्कोपस। फॉर एग्जांपल आप कोई पेपर कहीं पब्लिश करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई जर्नल है, तो आप देखिए क्या वो स्कोपस में है कि नहीं। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, लेट मी शो यू, लेट मी शेयर यू माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू। फॉर एग्जाम्पल आप किसी जर्नल में पेपर, एक अच्छे जर्नल में भेजना चाह रहे हैं, आप देखिए क्या वो जर्नल इंडेक्स है कि नहीं। उसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप
स्कोपस में जाए, राइट, उसमें सोर्सेस में जाइए। वंस यू गो टू सोर्सेस यू विल कम टू नो कि क्या जिस जर्नल में मैं भेज रहा हूँ वो एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल है, वो एक इंडेक्स स्कोपस इंडेक्स है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हमने स्कोपस की वेबसाइट पे गए, देन वी राइट टाइटल, टाइटल सपोज मैंने कोई टाइटल लिखा से इंटरनेशनल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, मैंने इसको लिखा, उसने मुझे दिखा दिया कि ये दो जर्नल से कौन सा आपको चाहिए। मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक किया, देन फाइंड सोर्स, इट हैज गिवन मी इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका साइड स्कोर ये है, साइटेशन स्कोर ये है, एंड दिस इट मींस दिस इज स्कोपस इंडेक्स, देन आई शुड कम्युनिकेट माय पेपर इन दिस जर्नल। सो रिमेंबर, आपको भी ये चीज ध्यान रखनी है, या चाहे आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, आप देखिए क्या वो स्कोपस में है कि नहीं, इसके लिए आप इसमें जाएं, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड स्कोपस सोर्स लिस्ट है, इसको भी आप पूरी लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको पास आ जाएगा कि हर जर्नल स्कोपस इंडेक्स है कि नहीं आपके एरिया से रिलेटेड। ऑफ कोर्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट आ गई है, स्कोपस की लिस्ट यहाँ डाउनलोड हो रही है। तो ये लिस्ट आप अपनी एक लाइब्रेरी में जरूर रखिए, जिससे आपको आइडिया हो कि मैं जो पेपर लिखा है, मैं जिस जर्नल में मैं उससे कम्युनिकेट करने चाह रहा हूँ, क्या जो पेपर मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, क्या उसकी इंडेक्सिंग है अच्छी कि नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो फॉल करता है, देन ओनली यू शुड मूव अहेड, अदरवाइज यू शुड स्टॉप, राइट। सो यह सब जैसे ये लिस्ट आप देख सकते हैं डाउनलोड हो गई है। तो यू must keep this scopus list available to you at right। कभी आपको देखना हो, सिंपली टाइप दी टाइटल और टाइप दी ISSN नंबर, आपको पता चल जाएगा कि आपका वो पेपर स्कोपस इंडेक्स है कि नहीं। Just hold on, let this Excel sheet get open and then I will move forward। स्कोपस शीट रेडी विद यू, चाहे आप कोई पेपर डाउनलोड किए उसको पढ़ना है, आप चेक कीजिए कि इसमें है कि नहीं, राइट। आप सर्च कीजिए, ठीक है। एंड चाहे आप किसी पेपर में किसी अपने पेपर को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं एनी काइंड ऑफ जर्नल, देन सी वेदर इट इज इंडेक्स इन स्कोपस और नॉट, इसमें दे सकते हैं। अब मुझे आप कोई भी एक किसी भी जर्नल का नाम बताएं अपने एरिया से रिलेटेड, चाहे वो कॉमर्स है, चाहे साइंसेस है, चाहे बॉटनी है। Journal of Medicine. जर्नल ऑफ, Medicine. let me search this, जर्नल ऑफ मेडिसिन। Yeah, sir. नाउ आई हैव टाइप इट एंड सी, किसने ये भी लिखा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ, आई थिंक वी कैन चेक इट आल्सो। दिस वन इज नॉट देयर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ एंड सो ऑन। any another journal, any other journal that you are aware of। उसमें कुछ नहीं करना है, आपने बस शीट को डाउनलोड करना है, चेक करना है। अगर वो इस लिस्ट में आपका जर्नल है, इट मीन दैट इज अ रिलायबल जर्नल जिसको आपको पढ़ना चाहिए। चाहे आप उससे या ऐसा जर्नल है तो आप उसमें आपको पेपर भी कम्युनिकेट करना चाहिए, राइट। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो एक आउटपुट है वो है हाई इम्पैक्ट का जर्नल में पब्लिकेशन करना। एंड हाई इम्पैक्ट का जर्नल में तभी पब्लिश होगा इफ यू आर एबल टू हैव, आपको जो इनपुट है बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी जो लाइब्रेरी है दैट हैज टू बी वेरी मच रोबस्ट, व्हिच इज हैविंग इंडेक्सिंग, व्हिच इज हैविंग पब्लिशर्स जो मैंने आपको बताए हैं, एंड यू मस्ट बी हैविंग फ्रॉम रिपोर्टेड डेटाबेसेस आल्सो एंड सो ऑन। तो आप सिंपल सा ये काम दूर कर सकते हैं। सी, जैसे किसी ने मुझे और भी यह चैट बॉक्स में जर्नल का नाम बताया है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जस्ट होल्ड ऑन, impact of banking service to this title has been written by someone, impact of banking service to women empowerment, Priyanka has written it. Can you please speak more about this particular title, Priyanka? Yes, sir. Yes, please. I want to just ask,
मैं बस यही पूछना चाहती थी कि जो बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज है और जो एसएमई इंडस्ट्रियल एरिया है उस पे विमेन एम्पावर पे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? बट आई थिंक इस टाइटल में अभी इतना क्लैरिटी नहीं है, ओके, राइट? Right, ओके suppose सर। you are talking of banking services. Now, bank has so much services. यस, Which यस, banking यस, services you यस। are talking about? Whether हम कहते हैं मोर हमारा स्पेसिफिक। title has to be very much specific. So whether यस, you are यस। talking of a mobile कैन bank. यू सजेस्ट, कैन यू सजेस्ट सर एनी? I can suggest many, but the thing that I would like to emphasize upon here is that ओके। banking service. What is the meaning of a banking service? There are number of banking services. Obviously, आप as a student हर एक banking service को Yes, तो use कर, regarding giving a loan for entrepreneurship for women. yeah. So you have to very much specify that which kind of a banking service you are talking about. Whether it's a Okay, okay. mobile banking Whether it's a service, government or non-government, no? definitely, that Yes. government Thank you so much, sir. that is a mobile banking service, is a internet Yes, banking service, or some another financial service in terms of insurance and so on. So you have yes, yes, अब sir. बैंकिंग सर्विस से ये चीज क्लियर नहीं हो रही कि किस बैंकिंग सर्विस की आप बात करने जा रहे हैं. Okay, okay, okay. Thank you so much, sir. राइट. सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट मी मूव फॉरवर्ड नाउ. तो आपने जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई, इसका पर्पस सिर्फ यही था ताकि आपका जो एक लाइब्रेरी है, क्योंकि हमारा जो एक टारगेट है वो है हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, और हाई इम्पैक्ट जर्नल में हम तभी पब्लिश कर पाएंगे अगर हमारा जो लाइब्रेरी है वो अच्छी है. तो आप भी देखिए आपकी लाइब्रेरी में ये सारे जर्नल्स हैं वो सब स्कोपस इंडेक्स मिनिमम है कि नहीं, एंड सो राइट. एंड देन एबीडीसी जैसे जो कॉमर्स से हैं, बिजनेस मैनेजमेंट से हैं, लेकिन आल्सो चेक एबीडीसी लिस्टेड, इट इज कॉल्ड एज ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डीन काउंसिल. आप इसको भी डाउनलोड करके रख सकते हैं. And then how to read paid papers. I think this is one of the major obstacle that comes in front of any PG scholar कि मैं कोई मुझे कोई पेपर पसंद आया, तो पेपर पसंद तो आ गया, उसको मैं पढ़ना चाह रहा हूँ लेकिन वो पेपर पेड है. उस केस में दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट दैट यू मस्ट यूज, दैट साई हब. आई थिंक आप में से ज्यादा स्टूडेंट इसके बारे में जानते भी होंगे. आपको इसमें मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो कि जिससे कि आई थिंक यू विल हैव अ बेटर क्लैरिटी नाउ. For example, uh, just hold on. Google Scholar. सपोज आज के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हाउ यू आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश इन हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, और मैंने आपको पहले भी कहा कि हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश करने के लिए आपका जो लाइब्रेरी है वो भी एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स की होनी चाहिए. अब कई बार आप पेपर्स डाउनलोड करते हैं, आप आपको मिलता नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें लिखता हूँ, जैसे अभी वो बात कर रहे थे बैंकिंग सर्विसेज, मान लीजिए बैंकिंग सर्विसेज लिखता हूँ, बैंकिंग सिस्टम लिखा हुआ है इस पे. अब मान लीजिए यही पेपर है, बैक टू द बेसिक्स इन बैंकिंग, माइक्रो एनालिसिस ऑफ बैंकिंग सिस्टम, आगे की ये भी है. एंड कोई पेपर आपको अच्छा लगता है, उसको आप पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन वो पेपर अवेलेबल नहीं है. इट हैपेंस मैनी मैनी टाइम. बैंकिंग सर्विसेज, for example, this is one title, the adoption of direct banking services, which is published in 2010. I think अगर आप देखेंगे, you will come to know that this paper is subscription based. अगर आपको इस पेपर को पढ़ना है तो आपके पास इसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, राइट? ये आपको बोलेगा अगर इफ यू वांट टू रीड द फुल पेपर देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे इन डॉलर्स और इन यूरोस, व्हाटएवर द अमाउंट इज. इस केस में व्हाट यू कैन डू, सिंपली गो टू एससीआई हब, city website. You see, let this website get open, and then how to make use of it. Yeah, I agree. It doesn't work 100 times. Right? 100% result is not possible, but a majority of the time we get the results from it. Okay, sir. Right? So in that case, what you are required to do? Simply type this DOI. Copy this DOI and sign up, and then enter, and then see whether this paper is available in SciHub or not.
I don't think it's available, but let's see. But majority of the times you get papers from this particular website. I get around 80 to 85% paper from Sci-Hub, which cannot be downloaded from the publisher itself. Now you can see this paper is now downloaded. It was paid on the journal website, but it has been downloaded from Sci-Hub. You can see this paper, adoption of direct banking services and so on. See, paper is available to you, right? So इन वेबसाइट्स का भी आपको यू शुड बी अवेयर ऑफ, क्योंकि आपको अपनी जो लाइब्रेरी है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, राइट, उसमें पब्लिश करना है, तो आपकी जो लाइब्रेरी है उसमें भी हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स ही होने चाहिए, राइट? सो पेपर इज नाउ डाउनलोडेड एंड सो ऑन. Again, I am giving the similar example. Suppose this is the paper, the adoption of direct banking services, जो कि जर्नल ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट में पब्लिश है, पब्लिश बाय टेलन फ्रांसिस. अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें ओनली एब्स्ट्रैक्ट इज अवेलेबल बट फुल पेपर इज मिसिंग. सो इन सच केस हमें क्या करना है, अब इसको पढ़ना है क्योंकि आपको लग रहा है कि पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जर्नल है ये स्कोपस इंडेक्स्ड है, ठीक है, एंड इसका जो पब्लिशर है वो टेलन फ्रांसिस है. तो आपके लिए पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पेपर की क्रेडिबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं. आपको पढ़ने के लिए रिसोर्स चाहिए, आपको चाहिए कि आपकी लाइब्रेरी एक बढ़िया हो, एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर की लाइब्रेरी हो, तभी आपका एक हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल आएगा. तो उस केस में आपने क्या करना है, इसका जो DOI है, ये जो DOI लिखा है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, इसको आपने कॉपी करना है. इसको कॉपी यहां तक करना है आपने, जस्ट कॉपी इट and then put it in SCI Hub, this extension. इसमें आप डालेंगे, just paste it and then write open or enter. Then you will see this paper will get open. I am again repeating, 100% results is not possible, लेकिन अगर आपको 70 to 80% रिजल्ट भी मिल जाता है तो हमारा जो पर्पस है वो सोल्व हो रहा है. आई हैव बीन मेकिंग यूज ऑफ दिस Sci-Hub since many years. तो मेरे लिए तो अराउंड 70-80, इवन इन केसेस में 80% से ज्यादा पेपर्स भी डाउनलोड हुए हैं. नाउ यू कैन सी दिस पेपर इज डाउनलोडेड. इस पेपर को आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए और अपनी लाइब्रेरी में सेव कीजिए ताकि इसको आप आगे पढ़ सकें. So this is how you can even download the paid papers. So this was about how to download the paid papers. And then what about writing an abstract? How you are required to write an abstract? आपको पता होगा कि जो हमारा एक abstract है, हमारा abstract बड़ा ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए. एंड मेजोरिटी ऑफ द केसेस जो जर्नल्स हैं, जो हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं, वो कहते हैं कि आपका जो पेपर का एब्स्ट्रैक्ट है दैट शुड नॉट बी मोर देन 250 वर्ड्स. अगर आपका एब्स्ट्रैक्ट मान लीजिए आपने 300 वर्ड का लिख दिया तो आपका पेपर डेस्क रिजेक्ट हो जाएगा. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड इफ यू आर टारगेटिंग अ प्योर your research paper to get published in a very good journal, तो आपका जो ऑथर गाइडलाइंस में अगर एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स लिखा है तो उसी की लिमिट के अंदर होना चाहिए. नाउ इट इज अगेन वेरी वेरी बिग चैलेंज कि आप कैसे कम लिखिए. अगर हमें ज्यादा लिखना हो हम सब ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि आपको कम वर्ड्स में एक्सप्रेस करना है, देन आई थिंक वी लैक दिस काइंड ऑफ स्किल. तो उस केस में आप यू शुड नो हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट. तो रिमेंबर आपके एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या होना चाहिए क्लियर, योर पर्पस, योर मेथोडोलॉजी, योर फाइंडिंग्स, लिमिटेशन एंड इम्प्लीकेशन. ये 4-5 चीजें ही आपके एब्स्ट्रैक्ट में होनी चाहिए. ज्यादा कहानी बनाने की इसमें जरूरत नहीं रहता है. वी हैव टू बी वेरी मच स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल आपको एक पेपर दिखाता हूं कि उसका एब्स्ट्रैक्ट कैसे लिखा गया है, देन अगेन यू विल हैव अ बेटर आइडिया. फॉर एग्जांपल just hold on, I will share one research paper soon so that आपको पता चले कि एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है, कैसे हमें लिखना चाहिए. This has been in 219 words. यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमने ज्यादा कहानी नहीं लिखी है. What we have mentioned purpose, methodology, findings, implications and ओरिजिनलिटी. दैट्स इट. कई बार हम अपने पेपर्स में बहुत ज्यादा कहानी लिख देते हैं. कई बार हमने देखा है कि स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट में आपके जो टाइटल की हिस्ट्री भी लिख देते हैं. नो, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. योर एब्स्ट्रैक्ट हैज टू बी वेरी मच स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल हमने देखा है पर्पस क्या है, सिंपल एक सेंटेंस में आपका पर्पस है कि स्टडी हैज एम टू इन्वेस्टिगेट द मोस्ट रेलेवेंट गवर्नेंस वेरिएबल्स व्हिच मे अफेक्ट
large size enterprises firm performance, simple, clear. And then comes the methodology. हमारा जो मेथोडोलॉजी है क्या है, हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, हमने सिर्फ 2 सेंटेंसेस में लिखा है कि द ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑफ इंडिया हैज बीन टेकन एज अ सैंपल कंसीडरिंग इट्स लार्ज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी देयरबाय मेकिंग इट अ लार्ज साइज एंटरप्राइजेज। एंड देन हमने कौन सा टूल लगाया है, the stepwise regression has been applied in stages on different variables। अब देखिए सिंपल 2 सेंटेंसेस में हमने अपने पूरे पेपर की जो मेथोडोलॉजी है उसको लिख दिया है। एंड देन कम फाइंडिंग्स। अब देखिए 5 से 6 सेंटेंसेस में हमने अपने जो पेपर की फाइंडिंग्स है वो लिखा है। एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी एक रिसर्च पेपर का या थीसिस का एक इम्प्लीकेशन क्या है, कि किसको वो बेनिफिट करने वाले, तब हमने ये लिख दिया है कि हमने एक थ्योरी को भी स्टडी, थ्योरी को एक्सटेंड करा है, प्लस इसके जो हमारे प्रैक्टिशनर हैं, इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर्स हैं, उनको भी बेनिफिट होने वाला है एंड सो ऑन। ठीक, देन वी कम आउट टू ओरिजिनलिटी, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट योर पेपर, तो उस केस में आपको डिफेंड करना पड़ता है कि व्हाट इज सो ओरिजिनल अबाउट दिस पर्टिकुलर पेपर। तो हमने इसमें लिख दिया है कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस पेपर। नाउ दिस इज अ वे टू राइट योर एब्स्ट्रैक्ट। अब ऐसे एमरल्ड पब्लिशर है, वो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है इस फॉर्मेट में मांगता है, चाहे कोई भी जर्नल किसी और फॉर्मेट में भी मांगे, लेकिन आपकी सिर्फ ये चीजें आनी चाहिए, उसमें और चीजें नहीं आनी चाहिए। दैट इज पर्पस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग्स, implications, and lastly the originality. That too, remember, should be less than 250 वर्ड, क्योंकि कोई ज्यादा नहीं पढ़ना चाह रहा, हर कोई चाहता है कम सेंटेंसेस में आप अपनी you are to express, right? So this is one of the ways by which you can you should write abstract. It has to be specific, और जो चीज चाहिए वही चीज होनी चाहिए। तो कोई उसे चीज चाहिए, पर्पस, मेथोडोलॉजी, फाइंडिंग, इम्प्लीकेशन, ओरिजिनलिटी एंड दैट्स इट। और ज्यादा इसमें हमें कुछ नहीं चाहिए। ये मैंने आपको पेपर दिखाया है उसका स्ट्रक्चर। एंड देन आपका इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, ऑब्वियसली। अब देखिए, मैंने जैसा आपको पहले भी बोला कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो आपका पेपर को पढ़ेगा एडिटर या रिव्यूअर, वो है आपकी इंट्रोडक्शन। अब आपकी इंट्रोडक्शन राइटिंग कैसी होनी चाहिए, हमें कभी भी इंट्रोडक्शन में अपनी हिस्ट्री को मत डालें कि 1800 में ये हुआ, 1700 में ये हुआ, 1900 में ये हुआ। नो, इंट्रोडक्शन हैज टू बी वेरी मच क्लियर। इंट्रोडक्शन में आना क्या चाहिए, व्हाट एन एडिटर looks for. I am also associated with some kind of a journal as an associate editor and reviewer. तो उसमें मेरे पास कोई पेपर आता है, सबसे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट को देखता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट को देखने के बाद उसकी मैं इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि वेदर इट इज इंटरेस्टिंग, इज कैची। इंट्रोडक्शन का मतलब कि इट शुड इंडिकेट द इंटायर बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी। तो मैं देखता हूँ कि कम से कम लैंग्वेज में क्या पेपर का पूरा बैकग्राउंड को आपका इंट्रोडक्शन बता पा रहा है कि नहीं। अगर मुझे लग रहा है कि इंट्रोडक्शन में हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता तो पेपर को हम आगे नहीं पढ़ते हैं, एंड वी से पेपर इज रिजेक्टेड। तो मतलब आपने पेपर में बड़ी मेहनत करी है, आपकी अच्छी रिसर्च मेथोडोलॉजी लगाया है, अच्छा एनालिसिस कर रहा है एंड सो ऑन, लेकिन आपने इंट्रोडक्शन को अगर पुअर लिख दिया तो आपके पेपर को आगे कोई नहीं पढ़ेगा, आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मतलब आपके पेपर का हर एक सेक्शन, ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ योर पेपर हैज टू बी वेरी वेल रिटन। तो इट शुड पेपर स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आप किसी फिल्म की, किसी पिक्चर का कहानी इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसको कोई भी नहीं देखेगा। तो कोई क्लाइमैक्स, तो बात की बात है, क्लाइमैक्स तक कोई लोग बैठेगा नहीं, लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे। दैट इज व्हाई इफ यू आर टारगेटिंग अ हाई इंपैक्ट फैक्टर जर्नल, तब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन है दैट इज वेरी वेल रिटन। अब इंट्रोडक्शन में लिखना क्या है, इंट्रोडक्शन में पहली चीज तो आपको ये लिखनी है जिस टॉपिक के बारे में आप काम कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा बैकग्राउंड। फिर आप आगे चलते हैं कि क्या क्या काम उस पर हुआ और क्या क्या नहीं हुआ है। देन एंड में आप लिखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर एड्रेसिंग। चाहे आप पेपर लिख रहे हैं, चाहे आप पीएचडी थीसिस लिख रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो उसके रिसर्च का कोई फायदा नहीं है। तो योर रिसर्च पेपर और थीसिस इट स्टार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इटसेल्फ। देन आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए कि दिस इज दिस प्रॉब्लम व्हिच इज बीइंग फेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, दैट इज व्हाई इस प्रॉब्लम को सोल्व करना बड़ा ही जरूरी है, जो कि एकेडमिक लिटरेचर में हमें नहीं मिला। सो मतलब योर इंट्रोडक्शन मस्ट हैव a clear insights about
why you are conducting this particular study. इस स्टडी को काम करने की, स्टडी को लोग पढ़े, इसके लिए क्या जरूरत है. सो नोवेलिटी पार्ट कि व्हाट इज सो यूनिक अबाउट योर पेपर, जो कि बाकियों ने नहीं करा, वो चीज आपके इंट्रोडक्शन में बड़े ही अच्छे तरीके से लिखी होनी चाहिए. सो रिमेंबर, each and every section of your paper is very important, but I personally have observed that introduction का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है. It plays a very vital role to what acceptance or rejection of the paper, because my experience says around more than 50% papers get rejected just on the basis of the poorly written introduction section. That is why मैंने कहा ना कि मैंने भी कहा कि आपको कहानी शुरू कैसे हुई है, आपको स्टोरी बिल्डिंग करनी पड़ेगी. और स्टोरी बिल्डिंग आपकी शुरू हो जाती है इंट्रोडक्शन से, जिसमें आपका हर एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशनशिप क्या है वो क्लियरली दिखना चाहिए, एंड देन यू शुड मूव ऑन, राइट. दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट आपका जो सेंट्रल इशू ऑफ कंसर्न है, व्हाट इज द सेंट्रल इशू ऑफ योर एंटायर रिसर्च पेपर, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए इंट्रोडक्शन में. इन obviously it has to be very much specific, और ultimately आपके इंट्रोडक्शन में एक फुल स्टेटमेंट ऑफ योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी आना चाहिए. आई हैव मेंशन इट शुड लुक लाइक अ स्टोरी. आप रिसर्च गेट पे कुछ, आप मेरा अकाउंट जब देखेंगे, कोई पेपर सब डाउनलोड कर लीजिए या किसी और ऑथर का पेपर डाउनलोड कीजिए जो कि एक अच्छे जर्नल में पब्लिश हुआ है, आप उसके इंट्रोडक्शन को पढ़िएगा. इंट्रोडक्शन को पढ़ के ही आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऑथर है, जो रिसर्चर है, क्या करना चाह रहा है और उसने क्या नया करने की अटेम्प्ट किया है, राइट. सो इंट्रोडक्शन इज वेरी वेरी वाइटल. लिटरेचर रिव्यू का कल मैं आपसे बात कर चुका हूँ. लिटरेचर रिव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू से ही आपको पता ही होगा कि इस काम की जरूरत है कि नहीं, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू विल गिव यू रिसर्च गैप. एंड देन कम्स जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी. आप क्या है रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि क्या मेरा रिसर्च डिजाइन है. अब आपकी कोई स्टडी किया है लेकिन उसका कोई मेथोडोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं है, कोई मेथोडोलॉजिकल, तो उसमें आपको लगता है कि लूप होल्स है, तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा. जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल दिया, आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को यूज कर लिया. नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अगर आपने यूज किया है तो मेजॉरिटी ऑफ द एडिटर्स विल रिजेक्ट योर पेपर. ऑलवेज मेक श्योर कि जो आप सैंपलिंग डिजाइन या जो रिसर्च डिजाइन आप यूज कर रहे हैं, क्या लिटरेचर में वो ओवरऑल एवरेज ऑथर ने यूज करा है कि नहीं करा है. इन चीजों को भी आपने ध्यान रखना. अगर आपने स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग को यूज किया है या से आपने कोई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को यूज किया है, तो जो आपने लिटरेचर पढ़े हैं उन्होंने यूज किया कि नहीं. कई बार हम क्या करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए कि भाई मुझे ये चीज आसान रहे, देन आई विल मेक यूज ऑफ कन्वीनियंस सैंपलिंग, तो हम लिख देते हैं. बट इट शुड बी अवॉइडेड. आपकी जो सैंपलिंग है, चाहे आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, उसका एक क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए, क्लियर लॉजिकल रीजन होना चाहिए कि दिस इज द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर रिसर्च डिजाइन. सिमिलरली सैंपलिंग की बात करते हैं. सैंपलिंग में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लिख देते हैं कि कि वी हैव कलेक्टेड 350 क्वेश्चनियर्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि 350 कैसे है, 350 का क्या मेथोडोलॉजी है. इस केस में आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हाउ यू अराइव्ड, हाउ यू रीच एट द सैंपल साइज ऑफ 350. तो उसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा. सैंपल साइज का एक फार्मूला होता है, लिटरेचर आपको पढ़ना पड़ेगा. सैंपल साइज का फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्फिडेंस लेवल एंड मार्जिन ऑफ एरर, उसके बेस पे जो सैंपलिंग का सैंपल साइज आएगा हमें वो कोट करना है. हम अपनी मर्जी से 350 या 360 कभी नहीं लिख सकते. यही फर्क है एक हाई इम्पैक्ट पे जर्नल जब आप पब्लिश करते हैं, जब आपको रिव्यूअर के कमेंट्स आते हैं, उन कमेंट से ही आप सीखते हैं, उससे आपका पेपर रिफाइन होता है, रिवाइज होता है, और जब उस पेपर को रिवाइज करते हैं तब वो एक हाई इम्पैक्ट पे जर्नल में डेफिनेटली पब्लिश होता है. दिस इज माय एक्सपीरियंस, राइट. सो आपके मेथोडोलॉजी में ये जो 4-5 चीजें हैं ब्रॉडली आती हैं. आपका डिजाइन, आपका पॉपुलेशन सैंपलिंग डिजाइन, आपका मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या है, फिर क्या आपके टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस है, then comes your results and discussion. अब डियर स्टूडेंट्स, आपको ये चीज पता होना चाहिए कि रिजल्ट एंड डिस्कशन में फर्क क्या है.
What happens majority of the time हम पेपर जब लिखते हैं उसमें सिर्फ हम रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं, हमने टेबल्स बना दिए, ग्राफ्स बना दिए कि इसका इसका ये फाइंडिंग है, इसका ये फाइंडिंग है. So that is why it is very vital for all of you to understand that what is the difference between the result and the discussion. Result is different and discussion is different. फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट आपको ये बता देगा कि 72% ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स फेल्ड, राइट. अब दिस इज ओनली अ रिजल्ट. आज के टाइम में इस रिजल्ट सबको पता है, इसमें क्या नया है, बट यू शुड डिस्कस दैट व्हाई 72% ऑफ यंग एंटरप्रेन्योर्स डू फेल. ये डिस्कशन पार्ट में आएगा. ये 72% जो फेलियर के रीजंस हैं वो ये हैं. अगर ये चीजें करते हैं तो जो फेलियर रेट है वो कम होगा. एंड सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्कशन पार्ट. मेजोरिटी ऑफ द टाइम अगर आप पेपर लिख रहे हैं वी सी, हम डिस्कशन पार्ट को भूल जाते हैं और सिंपली अपने हमारे जो रिजल्ट्स हैं उसको प्रेजेंट करते हैं. उन रिजल्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस आपने उनको डिस्कस किया हुआ है, राइट. फॉर एग्जांपल आपने टेबल्स बना दिए, ग्राफ्स बना दिए, अपने इंटरव्यूज की आपने कोर्स भी बना दिए, उनका कोई फायदा नहीं है. दैट हैज टू बी डिस्कस्ड दैट व्हाई दिस इज हैपनिंग. रिजल्ट तो हमें ये बताता है कि दिस हैज हैपेंड, बट डिस्कशन हमें ये बताएगा कि व्हाई दिस हैज हैपेंड, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कॉज. तो कॉज एंड इफेक्ट को बताता है हमारा डिस्कशन पार्ट. तो आप यदि भी पेपर लिखे इस चीज का ध्यान रखिएगा. डू नॉट ओनली प्रेजेंट योर फाइंडिंग्स, also write that what are the reasons behind this particular finding which is called as discussion. For example, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है that 66% of the respondents indicated they prefer to receive email messages rather than paper memos. Right? This is only a finding. Right? And this particular finding में को पढ़ने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना रिव्यूअर, ना एडिटर, ना इवन रीडर्स. दे आर मोर इंटरेस्टेड टू नो कि ये 66% जो रिसीव कर रहे हैं ईमेल मैसेज प्रेफरेंस कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है. सो यू विल have to discuss. The second list will be your judgments based on what you found out. Example, it appears that electronic forms of communication are preferred to traditional and therefore the content of your conclusion section. That is why remember discussion pass is very important. हमें सिर्फ ये नहीं कहना 65% लोगों को ये पसंद है, 80% को ये पसंद है, या 90% तो यंग एंटरप्रेन्योर्स फेल हो गए, ओनली 10% हमारे पास यूनिकॉर्न्स है. अब यूनिकॉर्न्स हैं तो क्यों है, और 90% हमारे स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं और 10% यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं, उसके पीछे रीजंस क्या है. इन परसेंटेजेस में, इन रिजल्ट्स में, फाइंडिंग्स में नो वन इज इंटरेस्टेड. एवरीवन इज इंटरेस्टेड टू नो दैट व्हाई दिस फिनोमेनन इज बीइंग हैपनिंग, राइट. सो रिमेंबर डिस्कशन, इसी को डिस्कशन कहते हैं. डिस्कशन पार्ट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. And then comes your conclusion. अब आपको कैसे कंक्लूजन लिखना है. अब रिमेंबर कंक्लूजन इज अगेन एन आर्ट. एक बार हम कंक्लूजन को बहुत लंबा कर देते हैं, बट कंक्लूजन हैज टू बी शॉर्ट. कंक्लूजन का मतलब है आपके जो पूरे पेपर में आप ऑब्जेक्टिव्स करना अचीव करना चाह रहे थे, उन ऑब्जेक्टिव से क्या क्या रिजल्ट आए, उनका क्या क्या बेनिफिट, और वो कैसे आने वाले टाइम में आपके लिटरेचर के लिए और कैसे एक इंडस्ट्री के लिए बेनिफिट हो सकते हैं. कंक्लूजन, तो योर कंक्लूजन हैज टू बी शॉर्ट. अब इसके कभी भी कंक्लूजन लिखें, आप पहले एक अच्छे पेपर को जरूर पढ़ें. कोई भी आप किसी एरिया में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड, उस डोमेन से रिलेटेड आप पेपर को डाउनलोड करें और देखिए कि उसमें किस तरीके से कंक्लूजन को लिखा गया है. एंड देन सी उसे फिर आगे उसी को आप भी कोशिश कीजिए कि क्या मैं सेम कंक्लूजन लिख सकता हूँ अपनी लैंग्वेज में. देन यू शुड मूव ऑन. बट रिमेंबर कंक्लूजन छोटा होना चाहिए, यार लंबी कहानी नहीं होनी चाहिए और कोई रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए. एंड रिमेंबर कंक्लूजन में सिर्फ आप वही बात लिखें जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स और फाइंडिंग्स से रिलेटेड है. कई बार हम कंक्लूजन में वो चीज लिख देते हैं जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव ही नहीं था, ना ही हमारा उसमें कोई हाइपोथेसिस था. सो रिमेंबर योर कंक्लूजन हैज टू बी रिलेटेड टू योर फाइंडिंग्स. अब रिजल्ट्स अलग है, कंक्लूजन अलग है. कई बार हम लिखते हैं कि रिजल्ट एंड कंक्लूजन आर वन एंड सेम थिंग. नो, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन इज वन थिंग, जो मैंने आपको बताया है. तो उसके बेस पे जो हमने इन्फ्रेंसेस ड्रॉ किए हैं, व्हाटएवर इन्फ्रेंसेस यू हैव ड्रॉन out of your findings, that become the part of your conclusion. So that is called as conclusion. And then most important, जो कि अंत में हम देखते हैं कि फ्यूचर रिसर्च एजेंडा क्या था, इम्प्लीकेशंस क्या है, लिमिटेशंस क्या है. फ्यूचर रिसर्च एजेंडा का मतलब आप क्या
क्या चीजें प्रपोज कर रहे हैं जो कि आने वाले टाइम में सक्सेस को करनी चाहिए। इम्प्लीकेशन का मतलब क्या, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन, ये सब चीजें आपके एक अच्छे, अगर आप टारगेट कर रहे हैं हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल, तो डेफिनेटली आपके पेपर में ये होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो आपका पेपर डेफिनेटली रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे आपने जितना भी ज्यादा मेहनत करी है, अच्छा काम करा है, सिंसियर एफर्ट लगाए हैं, बट ऑल योर एफर्ट्स विल गो इनटू वेन इफ यू डोंट राइट इम्प्लीकेशन सेक्शन वेल। इम्प्लीकेशन में क्या क्या आएगा, say theoretical implication, your practical implications, and your managerial implication. I can show you one paper. Let me check. Let me show you how to write the implications part. I will show you one paper जिसमें आपको मैं ये कोशिश करता हूँ दिखाने की, जिसमें कि how to write the implications for a journal article. Just hold on. Let me check. Give me 1 minute, please. Let me search that paper that I'm looking for. Yeah, I have found one paper. Yes, this paper is visible to everyone? sir. No? Yes, sir. Yes, okay, thank you. Now see, Yes, sir, it is visible. yeah, this Yes, paper sir. के बाद, this is my another paper which is again published in Emerald. आप देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको दिखाया, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा, दिस इज अगेन ए कैटेगरी जर्नल एंड एसएससीआई। अब जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज implications. या इसकी बात कर रहा था मैं। देखिए हमने पहले रिजल्ट्स भी लिखे हैं, रिजल्ट्स के बाद डिस्कशन भी लिखा है, which is very very important if you are targeting a high impact journal. Then implications भी हमने लिखा है, देखिए theoretical implications क्या है, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन। मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस का मतलब इफ यू आर वर्किंग फॉर एन इंडस्ट्री, अगर आपका पेपर इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल है तो उससे जो मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस क्या आएंगी, थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशंस आर मोर एकेडमिक इन नेचर, राइट, बट मैनेजरियल इम्प्लीकेशंस आर मोर ऑफ प्रैक्टिकल इन नेचर, कि प्रैक्टिशनर्स को उससे क्या बेनिफिट होगा, राइट। तो ये सारी हमने मैनेजरियल इम्प्लीकेशन लिखी हैं एंड सो ऑन। एंड देन लिमिटेशन, कि हमारी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूं सो दैट आपको ये पता चले कि एक हाई इम्पैक्ट जर्नल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सिर्फ कंक्लूजन लिख दिया एंड में रेफरेंसेस लिख दिया पेपर खत्म हो गया। नो, इट नेवर हैपेंड, बिकॉज इफ यू आर टारगेटिंग अ हाई इम्पैक्ट जर्नल, आपका ड्रीम एक अच्छे जर्नल में पब्लिश करना है, तो ये सब चीजें, सब सेक्शन और सब सेक्शन उसमें होने चाहिए। अगर नहीं है तो चाहे आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बड़ा अच्छा डेटा कलेक्ट किया, लेकिन आपके पेपर का स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, then your paper will get rejected. That is why I told you this is very important. You should know how to write introduction, how to write literature review, how to write, the methodology, then results, discussion, then implications, limitations, and future research direction. All these things are very, very, very important that no, all of you must be aware of. Now coming over to my again presentation part. So in the last references, ऑब्वियसली कभी आप रेफरेंसेस कभी भी किस जर्नल में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, पहले देखिए उस जर्नल की गाइडलाइंस में किस तरीके का रेफरेंस स्टाइल मांगा गया है, बिकॉज ईच एंड एवरी जर्नल लुक्स फॉर ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए रेफरेंसिंग स्टाइल। साइटेशंस का स्टाइल अलग होगा, राइटिंग ऑफ रेफरेंस स्टाइल वुड बी डिफरेंट। इस केस में आप क्या कर सकते हैं, रेफरेंसेस के केस में आई वुड सजेस्ट यू कि आप मेंटली डेस्कटॉप का जरूर यूज करें। मेंटली डेस्कटॉप का वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, मैं आपसे वो शेयर करता हूँ, और आपको टाइम लगे तो आप उसको जरूर देखिएगा कि हाउ टू मेक यूज ऑफ मेंटली डेस्कटॉप, जिससे कि आपका जो रेफरेंसिंग एंड आपका जो बिब्लियोग्राफी को मेंटेन करने का तरीका है वो बड़ा ही इजी हो जाता है, राइट। लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू। Sir, I have shared your video in the group.
Which video you are talking about? मैंडले वाला सर जो आपने कल शेयर किया था ना। Okay, you have shared. So I think she has already shared by this particular video. वो आपका इस केस में बहुत काम आएगा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो रेफरेंसेस कैसे बनाना है आपने। लेट मी अगेन मूव टू प्रेजेंटेशन। सो आई होप आप सबको जो भी इन्होंने कंटेंट शेयर किए, यू हैव रिसीव्ड दैट कंटेंट। चाहे वो मैंने आपसे एक कंटेंट शेयर किया कि व्हाई रिटर रिजेक्ट योर पेपर, आप उसको जरूर देखिएगा। सामने ये रेफरेंसेस के लिए हाउ टू मेक यूज ऑफ मेंटली डेस्कटॉप, बिकॉज हर एक जर्नल का डिफरेंट स्टाइल है। समवन में आस्क फॉर एपीएस स्टाइल, सम में आस्क फॉर आई ट्रिपल ए शिकागो एंड हार्वर्ड एंड सो ऑन। तो उसमें अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, सच एज मेंटली हो गया, एंड नोट हो गया, एंड इवन एमएस वर्ड, राइट। इवन एमएस वर्ड का भी मेरा एक वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं दोस्त इस चैनल के ऊपर। एक एमएस वर्ड में भी हम अपने रेफरेंसेस, अपनी बिब्लियोग्राफी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन फॉर सच काइंड ऑफ ए केसेस यू कैन रेफर टू द यूट्यूब चैनल, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा। अब अपेंडिसेस हमारे पेपर के बिल्कुल एंड में आते हैं, जैसे आपका क्वेश्चनियर है, या कोई आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, या कुछ ऐसे टेबल्स हैं जो कि आप मेन में आपके मेन पेपर का पार्ट नहीं है लेकिन आप डालना चाहते हैं, ये सब चीजें आपके एंड में आएंगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि आपके जो एक पेपर के अंदर वही टेबल्स हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आप देना चाहते हैं, बट उसको आप अपने मेन मैन्युस्क्रिप्ट का पार्ट मत बनाइए, बट दैट हैज टू बी इंक्लूडेड एज अपेंडिक्स एट द वेरी लास्ट ऑफ द पेपर, राइट। So, and then some of the recommendation, some of the small, gentle suggestions from my end कि create time for your writing। क्योंकि अगर हमारा ड्रीम बड़ा है, अगर हम सबने बड़ा ड्रीम देखा है कि मुझे एक अच्छी जगह पीएचडी के बाद मैं जाना जाऊं, पीएचडी के बाद आप तभी जाने जाएंगे अगर आपके पास अच्छी पब्लिकेशन है। अदरवाइज no one is going to value you unless you don't have a good publications into your curriculum vitae। So ये चीज तभी पॉसिबल होगी when you have create time for your writing, and तभी लिखें जब आपका माइंड फ्रेश है। राइटिंग प्लेस आपके पास होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए। आई वुड बी वेरी 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 हैप्पी, आज अराउंड 40 स्टूडेंट्स हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। अगर कल को कोई एक स्टूडेंट भी 2 साल 3 साल के बाद कहता है कि सर मेरा एक पेपर स्कोपस में आ गया है, तो आई वुड बी हैप्पीएस्ट वन। मुझे लगेगा कि नहीं, मेरा भी इसमें शायद 1% कंट्रीब्यूशन रहा है, शायद मेरे लेक्चर का कुछ इम्पैक्ट पड़ा होगा। सो आई थिंक यू शुड हैव सम काइंड ऑफ ए गोल्स एंड देन यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू अचीव देम। पेपर आपने बनाया है, उस अच्छे जर्नल में एक बार भेज के देखिए, इट मे गेट रिजेक्टेड, रिजेक्ट होता है, उसके बाद उसकी रिवीजन पे काम कीजिए, ठीक है। आप उससे डिस्करेज मत होइए, फिर उसको आप एक नहीं कि डिस्करेज होकर इसको आपने पूरे जर्नल में भेज दिया, नो, वो आपका फेलियर है। यू मे फेस रिजेक्शन, बट उस रिजेक्शन पे आगे पेपर को रिफाइन कीजिए, रिवाइज कीजिए, देन अगेन सेंड इट टू ए जर्नल। आई थिंक डेफिनेटली इफ यू विल कीप डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स इन दिस, whether sooner or later you will have one paper in a very good journal। and then आपकी लैंग्वेज के लिए you can make use of Grammarly software। इवन आपके टाइम में कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स भी हैं, ऐसे प्रूफ रीडिंग एजेंसीज भी, जो कि आपके पेपर का रिफाइनमेंट कर देती है। पेपर आपने लिख दिया तो भी आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसकी लैंग्वेज चेक कीजिए, उसकी कॉपी एडिटिंग कीजिए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रीड ओनली क्वालिटी पेपर, जो कि मैं कल से कह रहा हूँ कि डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद रीडिंग क्वालिटी पेपर। सिर्फ आपको वही पेपर पढ़ने जो क्वालिटी पेपर है। क्वालिटी पेपर की क्या परिभाषा है मैं आप सबको बता चुका हूँ। सम ऑफ अनदर रिकमेंडेशन फ्रॉम माय एंड, दैट मेक श्योर आपके जो रेफरेंसेस हैं वो कोई ऐसा रेफरेंस ना हो जो कि मिस कर गया हो। अगर आपके कोई भी रेफरेंस मिस नहीं होना चाहिए, ना ही कोई मिसमैच होना चाहिए। मान लीजिए आपके साइटेशंस में है लेकिन रेफरेंस में नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज अ मिसमैच ऑफ साइटेशंस एंड रेफरेंसेस। सो मेक श्योर व्हाटएवर यू हैव साइटेड दैट मस्ट हैव ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। एंड द प्लेजरिज्म चेक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट टू फ्रॉम टर्निटिंग। and start downloading papers, read them, develop your research interest, ठीक है। आपका रिसर्च इंटरेस्ट तभी बनेगा अपनी डोमेन में जब आप ज्यादा पेपर्स पढ़ेंगे। एंड स्टार्ट राइटिंग ऑफ कोर्स, एंड आइडेंटिफाई बेस्ट सूटेड जर्नल। मैंने कल भी आपको बताया था, आपने कोई पेपर लिख लिया है, अब आप कंफ्यूज है इसको मैं कहाँ भेजूं, विच जर्नल इज द बेस्ट फॉर माय दिस पर्टिकुलर मैन्युस्क्रिप्ट और ड्राफ्ट। उसके लिए ये कुछ लिंक्स हैं जिनका आप यूज कर सकते हैं। मैंने कल आपको एल्जेब्रा का एग्जांपल दिया था,
आगे आप यहाँ स्पेंजर का एग्जांपल भी है, वाइले का एग्जांपल भी है, चिल्ड्रन ऑफ फ्रांसिस का एग्जांपल भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पब्लिशर, हर पब्लिशर आपको बता देता है कि किस एरिया से रिलेटेड आपके पास कौन सा जर्नल मोस्ट एप्रोप्रिएट है। सो यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ सच काइंड references section, that which journal is most suited for your work. एंड देन अब आउटकम क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मैं ये आशा करता हूँ, एक मेरी छोटा सा विश है कि आप सबके अच्छा पेपर है, क्वालिटी पेपर है। क्वालिटी पेपर तभी अगर आपका आएगा अगर आप अच्छे से काम करेंगे। उसका आउटकम क्या होगा, दैट यू विल बी कॉल्ड एज एन इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर। इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर मीन यू आर ए रिनोन्ड वन। कोई भी कहेगा कि इस एरिया से रिलेटेड हमें काम कराना है तो इससे हमें बात करनी चाहिए। यू विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर सब्जेक्ट फील्ड। इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ और बड़ा कर रहा हूँ। मैं यही चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ऑल ऑफ यू बिकम एन इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर एंड इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर। और इसका आगे फायदा क्या होगा, आपकी साइटेशंस बढ़ेगी, आपके एच इंडेक्स बढ़ेगा, आपका I10 इंडेक्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ रीड्स आपके बढ़ेंगे। ये सब चीजें आपको एक वैल्यूड ऑथर मानते हैं, ठीक है। एंड बिग क्यू ऑफ रिसर्च कोलैबोरेशन, आपके लिए लोग कहेंगे हमारे साथ पेपर लिखिए, ठीक है। इवन जर्नल विल अवार्ड फॉर योर रीड्स एंड डाउनलोड्स। कुछ ऐसे जर्नल्स हैं जो कि आपको अवार्ड करेंगे क्योंकि आपका पेपर हाईली साइटेड है। रिसेंटली आई रिसीव्ड हाईली मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पेपर अवार्ड बाय सेट। सो दिस, ये सब चीजें आपको एक वैल्यू बनाती है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिलती है, यू शुड कीप डूइंग योर बेस्ट। So this is basically the outcome of the your quality publication and in the last post publishing experience। मैंने आपको पहले बताया था जब हम we start doing research हमारा चेहरा कुछ और तरीके का होता है, लेकिन once you have a good paper in a good in a high impact factor journal, तो आपको लगता है कि नहीं, you have done something, you are different from other। और आपके टाइम में, कंपटीशन के टाइम में वही चीज मार्केट में सेल होती है जो दूसरे से अलग है। तो आप सबको भी दूसरे से अलग होना है, आप सबको अच्छा पेपर पब्लिश करना है। आप ये टारगेट रखिए कि आने वाले 2 साल में मुझे एक पेपर निकालना है जो कि स्कोपस इंडेक्स में है और बड़ा ही अच्छा उसका पब्लिशर हो। आप सबका ये ड्रीम होना चाहिए, ठीक है। एंड आई वुड बी हैप्पी इफ योर ड्रीम बिकम्स ट्रू। एंड